गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में हम एक नया टॉपिक फिर से आज की क्लास से शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में मैंने लिया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करते हैं, उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में रेमेडियल जो प्रोसीजर है वो किस तरह से काम करता है, उसमें किस किस स्टेप के तहत कौन सा कंज्यूमर को क्या क्या काम करना पड़ता है, वही आज के वीडियो का एक क्लास का टॉपिक है। राइट, तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट इन सीपीए 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में है बना था, उसमें जो कंप्लेंट्स फाइल होती हैं उसका क्या प्रोसीजर है बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सेक्शन 9 से लेकर के और लगभग सेक्शन 27 तक की बात आती है। टाइम पे हर अलग सेक्शन वर्क करता है और किस तरह से कौन से काम किस सेक्शन के अंडर में होते हैं उसी को आज कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 9A की। ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई कंप्लेंट हो, अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस कंज्यूमर को उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में केवल रेमेडियल स्टेप्स तभी मिल सकते हैं, रिलीफ केवल उसी केस में मिल सकता है जब कंप्लेंट फाइल हुई हो। आपको कंप्लेन है, आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो सकता है कोई इंजरी हुई है, हो सकता है कोई भी ग्रीवेंस हो, लेकिन अगर उस ग्रीवेंस के लिए आपने कोई कंप्लेन फाइल नहीं की है तो देयर इज नो सेंस ऑफ अ ग्रीवेंस। कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कोई रिलीफ या रेमेडी नहीं मिलती, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शिकायत दर्ज जरूर हो। तो 9 कहता है, सेक्शन 9A, कि देयर मस्ट बी अ फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। अब जब कंप्लेंट फाइल करोगे तो आपको कुछ चीजें चाहिएगी। जब भी कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो सबसे पहले तो जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, उसका नाम होना चाहिए, किस चीज के संबंध में किस तरह की शिकायत है वो होनी चाहिए, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा ये बात करता है बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे वो कहता है क्या चाहते हो आपको, इस जो भी डिफेक्ट आया है या जो भी इंजरी हुई है, अब आप इससे क्या रिलीफ उम्मीद करते हो, वो चीज लिखनी पड़ती है। और एक जो कंप्लेंट आएगी वो राइट सिंपल पेज पे लिखी जाती है और उसमें 3 कॉपी दी जाती है। वो उसमें सिग्नेचर होने चाहिए कंप्लेनेंट के कि वो उसी की तरफ से दी गई है कंप्लेंट। ये हो सकता है कि कंप्लेनेंट खुद दे दे या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेनेंट का भी एक कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। राइट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कहता है कि जब भी कोई कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल करवाते हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा। यानी वकील का खर्चा, वकील की फीस, वकील के कार्यवाहियां, वकील के दिशा निर्देशों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जहां पर आप अपनी जब शिकायत दर्ज करते हो या रिलीफ की उम्मीद जब आप करते हो, देयर इज नो नीड ऑफ अ लॉयर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं। जो सेक्शन 9A ने कह दिया, उसके बाद कहते हैं एक लिमिटेशन पीरियड मिलता है। सेक्शन 24A कवर करता है इसको। अब लिमिटेशन पीरियड क्या कहता है? ये कहता है कि लिमिटेशन पीरियड में आप ये सीमित चीज कर दी गई है, एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है, आप कब तक कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। मान लीजिए आज 2020 में मुझे कोई किसी बात से तकलीफ हुई है, किसी गुड्स या सर्विस को अवेल करने की वजह से मुझे कोई तकलीफ होती है, तो मैं मेरे इस प्रॉब्लम की शिकायत को कब तक दर्ज करवा सकती हूँ। तो ये मान लीजिएगा 2 साल पीरियड दिया गया है। लिमिटेशन जो पीरियड है कंप्लेंट फाइल करने का 2 साल दिया गया है। व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम विद द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यू मे फाइल अ कंप्लेंट विद इन द पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको उसके शिकायत को दर्ज करवाना होगा। अगर आपको 2015 में किसी बात से कोई शिकायत हुई थी और आज आप सोचते हैं 2020 में इसकी कंप्लेंट फाइल कर दें, आपके पास सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं कि हो, लेकिन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ ये खास बात है, एक लिमिटेशन पीरियड डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 24A में कि ये 2 साल का पीरियड है। 2 साल के अंदर अंदर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो वस्तु से संबंधित हो या फिर वो सेवा से संबंधित। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है जब भी हम कंप्लेंट को एडमिट करवाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है? तो ये कहता है, इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है,
इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, वैसे एक्ट बना था 1986 में, पर मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो उसका एक्ट का नाम ही CPAA 2002 हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके जो सेक्शन 13, 18 और 22 है, कौन से 13, 18 और 22 है, वो इस बात को समझाते हैं कि हम एक कंप्लेन को एडमिट करवाने का क्या प्रोसीजर होगा। अब क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी एक कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन को फाइल कराता है, उस एक सिंपल पेपर पर लिखी गई कंप्लेन पे जिस पे उसने साइन लिखे हैं और उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाया है, अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्लेन किया है और वो उनसे क्या उम्मीद करता है, किससे चीज को खरीदा, कब खरीदा, रसीद वगैरह जो भी चीजें उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो सब उसमें फाइल करता है। इसकी 3 कॉपी लगती है, कंप्लेन की 3 कॉपी लगती है। वो 3 कॉपी में से 1 कॉपी तो जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो जिसके अगेंस्ट में उसने ये केस फाइल किया है, राइट, सेलर के खिलाफ। तो सेलर हो सकता है, कंपनी हो सकती है, इट मे बी वेरी, ठीक बात है। अब उसको 30 दिन का पीरियड दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो आपके प्रोडक्ट के या आपके सर्विस के अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है, इसके एवज में आप अपनी सफाई पेश करें, यानी एक्सप्लेन करें कि वाई दिस इज सो, राइट। अब अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो जवाब दे दे तो ठीक, ये भी हो सकता है कि वो जवाब दे रहे हैं लेकिन 30 दिन का पीरियड जो है, टाइम पीरियड, वो खत्म होने को आ गया, तो इट मे बी एक्सटेंडेड टिल द 15 डेज मोर, यानी 45 डेज के अंदर अंदर तो उन्हें जवाब देना ही होगा। 15 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन 45 डेज के अंदर तक भी जवाब अगर नहीं देते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि उनके पास सफाई देने का कोई भी मौका है, राइट। अब एक बात है, मान लो कि वो सफाई ही ना दे, यानी अपना एक्सप्लेनेशन ही ना दे कि कोई भी सर्विस में अगर प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है और पेशेंट कोई हॉस्पिटल अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करता है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटी अगर उसके जो शिकायत है उसके अगेंस्ट में अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देती ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है। जिस कोर्ट में ये कंप्लेन दी जाती है, अगर जिस पार्टी के खिलाफ ये कंप्लेन दी गई है या तो वो अपनी सफाई दे दे, तब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कितना कहाँ गलत है। अगर वो सफाई ही नहीं दे रहा है सामने वाला, वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं समझता इस बारे में, तो फिर वो कोर्ट अपनी इंक्वायरी खुद बिठाती है और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट 45 डेज के अंदर अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसीजर है उसका जो टाइम पीरियड दिया गया वो 45 डेज दिया गया है, चाहे तो वो कंपनी खुद दे दे अपनी सफाई या फिर जो इंक्वायरी बोर्ड बैठाया जाएगा वो अपनी रिपोर्ट को देगा 45 डेज के अंदर। तो ये बात समझ में आ गई। सेक्शन 13, 18 और 22 ने इस बात को क्लियर कर दिया गया है। अब आगे की बात करता है, जो सेक्शन 24 है वो फाइनल ऑर्डर निकालता है। यहाँ हमने ये पढ़ा, जो एडमिशन हुआ है कोर्ट में कंप्लेन का, उसके खिलाफ में जो बात हो रही है, चाहे तो वो कंपनी या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी बात को 45 डेज में दे देगा और अदरवाइज वो कोर्ट नहीं तो उसकी इंक्वायरी बिठा करके 45 डेज में रिपोर्ट को निकाल लेगी। जो भी कुछ होता है उसका फाइनल ऑर्डर फ्रेम करती है कोर्ट, और फाइनल ऑर्डर में क्या कहना है, किसको कहना है, किस तरीके से कहना है, वो सारा कवर करता है सेक्शन 24। तो उस फाइनल ऑर्डर में ये कहता है कि अगर कोई भी अपील नहीं फाइल की जाती है उसके उस टाइम पीरियड तक में, तो कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे देता है कि किसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा या कंज्यूमर को कितना कंपनसेशन मिलेगा, या ये अपील खारिज होती है या इस अपील के अगेंस्ट में उसको कुछ रेमेडी मिलती है, जो भी कुछ होगा फाइनल ऑर्डर पास होता है सेक्शन 24 से। अब आगे की बात करते हैं। अब अपील, जब फाइनल ऑर्डर आ गया तो क्या कोई अपील कर सकता है कहीं और भी? यस, कर सकते हैं। हो सकता है हम सेटिस्फाई ना हो उस फाइनल ऑर्डर से, तो क्या मेरे पास कोई और रेमेडी है कि मैं कहीं और जाऊं? यस, आई कैन गो टू द हायर कोर्ट। ठीक है, जिस कोर्ट में मैंने काम किया, मैंने अपील फाइल की थी, वहां पे मुझे अगर उसके जुरिस्डिक्शन से प्रॉब्लम आती है या मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मैं नेक्स्ट में मूव कर सकता हूं। तो यहाँ ये कहते हैं सेक्शन 15 और 19 के अंडर से आप जा सकते हैं अपील के लिए। और अपील के लिए जब जाते हैं तो ये कहता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन को। तो वो तो कहता है सेक्शन 15।
सेक्शन 50 ये कहता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म यानी डीएफ से निकले गए निर्णयों से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो स्टेट कमीशन में जाएगा। और 19 ये कहता है अगर स्टेट कमीशन की निर्णय से भी आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो 19 कहता है यू कैन गो टू नेशनल कमीशन, तो आप एनसी के पास जा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। जब अपील हो गई, जो भी निर्णय है वो आ गए, उन ऑर्डर्स को लागू किया जाएगा, उसके लिए सेक्शन 25 है। कौन सा सेक्शन है? 25। सेक्शन 25 ये कहता है कि अथॉरिटी में टेक सच और एक्शंस एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड विल अप्रोप्रिएटली एक्सक्यूज द ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एग्रीव्ड। जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब है जिसको पीड़ा हुई है, जिसको तकलीफ हुई है, तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसके फेवर में ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं और उस ऑर्डर को लागू करवा दिया जाता है सेक्शन 25 के अंडर से। अब आगे की बात करते हैं, पेनल्टी लगेगी। अब ऑर्डर जब एनफोर्स किए जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो जो भी डिफॉल्टर पार्टी होती है उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। और इस पेनल्टी के लिए ये कहा गया है, जो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस अप्लाई करते हैं, फाइल करते हैं, वहाँ मिनिमम टू मिनिमम 2000 रुपीज़ और मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है। और ये कहता है, उसमें ये कहता है अगर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, यानी जेल भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, और 1 महीने नहीं तो 3 साल तक की भी हो सकती है। यानी जो मनी की पेनल्टी है वो भी बता दी गई है, मिनिमम टू मिनिमम 2000 एंड मैक्स टू मैक्स 10,000। और जो इम्प्रिजनमेंट की टाइम पीरियड है वो भी कह दिया गया है कि मिनिमम टू मिनिमम 1 मंथ और एक्सटेंडेड मे बी टू 3 years, तो 3 साल तक की भी सजा हो सकती है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कंप्लेन थी, उसकी कितनी डिग्री थी, कितना उसका फोर्स था, उस पर डिपेंड करेगा कि केवल मनी पेनल्टी लगेगी या इम्प्रिजनमेंट होगा या दोनों होगा। तो ये जज का अपना निर्णय होता है, ये डिपेंड होता है कि डिग्री ऑफ द नेचर ऑफ कंप्लेंट, वो कोई भी निर्णय हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, राइट। अब ये कहता है डिसमिसल, जो पेनल्टी वाला मामला था वो 27A सेक्शन कवर करता है, राइट। अब कहते हैं डिसमिसल ऑफ फ्रॉडुलेंस एंड वेक्सेशन कंप्लेन। कोई भी ऐसी फर्जी अगर कोई शिकायत आ गई हो तो उन शिकायतों को खारिज कर दिया जाता है, डिसमिसल कर दिया जाता है उनका, वो सेक्शन 26 कवर करता है, राइट। 25 से ऑर्डर आ गए हैं एनफोर्समेंट के और 27 से पेनल्टी लग जाती है। और 26 ये कहता है अगर कोई शिकायत वाजिब नहीं हो, खारिज कर दी जाती है उसको, क्योंकि अगर वो फर्जी है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। और अगर जब खारिज किया जाता है तो सेक्शन 26 ये कहता है कि ऐसे में पेनल्टी भी लगती है, और पेनल्टी लगती है मगर उसकी भी जो मनी की जो एक्सटेंशन है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। इस तरीके से वो प्रोसीजर बता दिया गया है कि किस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में एक कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को फाइल करता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट हमारे यहाँ कितनी है। हमारे यहाँ मेजर कंज्यूमर कोर्ट जो अगर बात करें, जैसे अपन ने कहा था कमीशंस होते हैं, वो बात करें तो हमारी 3 है। आपको पता है तीनों में NCDRC, ठीक है, नेशनल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो, NCDRC हो गई, SCDRC हो गई जो स्टेट कमीशन की होती है, और DCRDF हो गया जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होता है, जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फोरम कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस तरीके की सारी चीज़ों को देखते हैं, जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उन सबको देखते हैं, राइट। अब एक चीज़ जो एक जनरल सी बात है, जीके की बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कंज्यूमर मूवमेंट के फादर कौन है, कंज्यूमर मूवमेंट के फादर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के राल्फ नाडर जो हैं वो कंज्यूमर मूवमेंट के फादर माने गए हैं। इन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट यानी उपभोक्ता आंदोलन को मूव करने में, अवेयरनेस को जगाने में अपना एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ये एक आपकी जीके की बात है, और कंज्यूमर एक्ट पढ़ रहे हैं आप, प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर मूवमेंट के फादर किसको कहा गया है, तो राल्फ नाडेर को ये कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पूरी एक और उम्मीद आपसे है कि आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया है। अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर जो राइट साइड में आपको कॉर्नर पे एक आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस करेंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा।
Thank you for watching my videos regularly.